शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की एनजीटी के साथ में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। यदि हम अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल्स, जजमेंट एंड केसेस स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आखिर होता क्या है। तो देखो, यदि किसी अपराध की सुनवाई करना है तो एक तो कोर्ट में होगी या फिर वो होगी ट्रिब्यूनल के माध्यम से। तो ट्रिब्यूनल इसलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि हमारे जो कोर्ट हैं वहाँ पर केसों का जो बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उनकी सुनवाई में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए तत्काल सुनवाई के हिसाब से ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एनजीटी भी एक ट्रिब्यूनल है। ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत फॉर इफ़ेक्टिव एंड एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। ऐसे केस जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड थे और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड और अदर नेचुरल रिसोर्स को सेव करने से रिलेटेड ऐसे केसेस थे, उनको एनजीटी के अंतर्गत सॉल्व किया जाता है। अब जब से इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर की कंट्री बन गया है। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है ऐसा एक्ट, न्यूजीलैंड में है और इसके बाद आता है हमारे इंडिया का नंबर। अब एनजीटी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत को दर्ज करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर में वो केस सॉल्व हो जाना चाहिए। एनजीटी के 5 ऑफिस हैं, 5 सिटिंग है इसकी। न्यू दिल्ली है जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, एंड भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई आर अदर 4। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में होता है चेयरपर्सन, द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर। तो एक चेयरपर्सन है, दूसरा जुडिशियल मेंबर और तीसरे होते हैं एक्सपर्ट मेंबर। दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है और फिर से इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन को सीजेआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन इसमें सलाह सीजीआई की रहती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सिलेक्शन कमेटी जो होती है इसको फॉर्म किया जाना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। अब बाकी के जो मेंबर बचे हुए थे, जुडिशियल मेंबर और जो एक्सपर्ट मेंबर हैं, इनकी भी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। अब यहाँ पर बताई गई है संख्या, देयर आर बी एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर इन द ट्रिब्यूनल। तो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं जुडिशियल मेंबर्स के और एक्सपर्ट मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल। अब इसमें पावर और जुरिडिक्शन के बारे में बताया जाता है, क्या इसकी पावर है। तो ट्रिब्यूनल जो है, देखो, ट्रिब्यूनल हैज़ जुरिडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं जो कि सिविल के अंतर्गत शामिल है, उन सभी को इसके अंडर में सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा ये स्टैट्यूटरी एजुकेटरी बॉडी है लाइक कोर्ट, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुरिडिक्शन साइड ऑफ ऑन फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। एनजीटी आल्सो हैज़ अपीलेट जुरिडिक्शन टू हियर अपील एज ए कोर्ट। तो यहाँ पर अपील की सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है ना, वो बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।
लेकिन शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये इसके जो कामकाज है उसको गाइड किया जाता है नेचुरल जस्टिस के माध्यम से। अब इसमें बात बताई गई है, यदि किसी ऑर्डर को या फिर डिसीजन को, अवार्ड को पास किया जाता है, इट शैल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए ही कोई ऑर्डर पास किया जाता है। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। देखो, एनजीटी अपने ऑर्डर के द्वारा क्या क्या कर सकती है। कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के चलते चलते जो विक्टिम्स है ना, उनको रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज, जैसे कि इंक्लूडिंग एक्सीडेंट ऑकरिंग वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डियस सब्सटेंस। इसके अलावा रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज्ड। प्रॉपर्टी यदि डैमेज हो जाती है तो उसका हर जाना आपको मिलेगा। फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर सच एरियाज और एरियाज एज द ट्रिब्यूनल में थिंक फिट। और जहाँ जैसा फिर ट्रिब्यूनल को फिट लगता है उस हिसाब से काम करती है। अब इसमें कुछ पेनाल्टीज़ बताई गई हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति इनके नियम कानून का अनुपालन नहीं करता है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो इसमें अधिकतम 3 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। फाइन की यदि हम बात करें तो विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपये तक उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ में बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, फाइन भी लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द एनजीटी लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। यदि डिसीजन आपके खिलाफ आया है, सही डिसीजन नहीं आया है, तो आप इसकी अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जनरली विद इन 19 डेज, 19 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। The NGT deals with civil cases under the 7 laws related to the environment. These include, इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं। The Water Prevention and Control of Pollution Act 1976, The Water Prevention and Control of Pollution Cases Act 1977, The Forest Conservation Act 1980, The Air Prevention and Control Pollution Act 1981, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो एनजीटी से रिलेटेड न्यूज़ ये आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है, अपहोल्ड किया है एक ऑर्डर को, जिसके अंतर्गत एनजीटी ने कहा था कि फायर क्रैकर्स को बैन किया जाए। अब कंडीशन, किस कंडीशन में बैन करने के लिए कहा था। ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स वेयर द एम्बिएंट एयर क्वालिटी इज़ इन द पुअर या फिर एबव कैटेगरी। तो जहाँ पर हवा की गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है, पुअर कैटेगरी है या फिर उससे भी एबव है ख़राब, तो ऐसे एरिया में एनजीटी ने कहा था कि फायर क्रैकर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसी बात का समर्थन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इट डिड नॉट रिक्वायर ए रिपोर्ट बाय द आईआईटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू नो दैट फायर क्रैकर वर बैड फॉर लंग्स। अब ज़्यादातर जो फटाका बेचने वाले व्यक्ति हैं उनका कहना था कि कोरोना के चलते चलते वैसे ही हालत ख़राब है और इससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो बहुत प्रभावित होगी। दैट द वर्ल्ड वाज इन द मिडल ऑफ ए पेंडेमिक। इसके बाद वाली न्यूज़ है हमारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। सिलेबस के अनुसार हम देखें तो इसको जनरल जीएस पेपर 2, भारतीय संविधान, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप से इसको हम रिलेट करके देख सकते हैं।
तो इसी से संबंधित कुछ बातें हैं और ये न्यूज़ में क्यों आया है इसको हम देख लेंगे। इसमें ये प्रावधान किया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कानून व्यवस्था को बाधित करता है, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है, या फिर कोई जो इसेंशियल सर्विस है, आवश्यक सेवा है, उसकी आपूर्ति हो रही है, उसको रोकता है, तो वो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। इसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को केवल शक के आधार पर बिना किसी आरोप के 12 महीने तक सरकार जेल में रख सकती है। इसके कुछ कुछ प्रावधान हैं। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, विदेश के साथ भारत के जो संबंध हैं उनमें उनको खराब करने, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या फिर आपूर्ति को कोई बाधित करता है तो, या फिर ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकत देता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ मामले में इसके अंतर्गत गिरफ्तारी हुई थी। दूसरा प्रावधान ये है कि इससे रिलेटेड जो अधिकारी रहता है ना, वो संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिन तक उसको कैद करके रख सकता है, जबकि विशेष परिस्थिति में यह अवधि 10 दिन तक बढ़ाई जा सकती है और इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इसमें सलाहकार बोर्ड के बारे में बात बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी एनएसए एक्ट के अंतर्गत हो रही है तो वो इस सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपने मुकदमे की अपील कर सकता है। लेकिन इसमें ये बात बताई गई है कि यदि उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो वो वकील की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। एक कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए गिरफ्तार करने या फिर देश से बाहर निकालने की भी पावर प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं सज़ा के प्रावधान की। तो इस कानून के तहत एनएसए में ये प्रावधान है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद इसका कुछ क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का। देखो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी एनएसए के तहत मामलों को अपने डेटा में शामिल नहीं करता, क्योंकि इस कानून के तहत बहुत ही कम संख्या में एफआईआर दर्ज होती है। इसीलिए एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती। अब इस कानून में किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कोई भी कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और कुछ समय तक अपना वकील रखने की भी इसमें परमिशन नहीं है। इसीलिए इस कानून की तुलना अंग्रेजों के रॉलक एक्ट से भी की जाती है। कई जानकारों के अनुसार राज्य सरकार ने एनएसए को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान से। राजस्थान की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत किसानों को फ्री टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे अन्य मशीनें हैं, उसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। द स्कीम लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जिसमें इंक्लूड है ट्रैक्टर, सीड सोइंग मशीन, रेंट फ्री टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैज़ टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल। तो इसमें जो छोटे और जो मार्जिनल फार्मर होते हैं उनको फ्री रेंट में प्रोवाइड किया जाता है। ओवर 25,000 फार्मर हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम ड्यूरिंग द ऑनगोइंग खरीफ क्रॉप सीजन। खरीफ क्रॉप सीजन की यहाँ पर बात की गई है कि 25,000 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। सिंस जून दिस ईयर 65,915 आवर्स ऑफ ऑपरेशन वर रिकॉर्डेड ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड्स मेजरिंग 40,578 एकड़ एरिया बताया गया है और कितने घंटे बताए गए हैं। गिविंग रिलीफ टू द नीडी फार्मर विथ स्मॉल लैंड होल्डिंग, तो जिनकी छोटी छोटी जोत है उनके लिए ये योजना है। Agriculture Minister Lalchand Kataria said here on Friday that the program would continue till this month end.
अभी चलेगा बोल रहे हैं इनका। तो ओवर 27,300 फार्मर अक्रॉस द स्टेट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम विद 1.03 लाख हावर्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द कोरोना between April and July last year. The free rental scheme has been launched for the farmers who own up to 2.5 acre of land. तो ऐसे किसान जिनकी 2.5 एकड़ ज़मीन है वो इस स्कीम के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बर्ड फ्लू से रिलेटेड। तो यदि हम इसको सिलेबस से रिलेट करके देखें तो जीएस पेपर 2 हेल्थ, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग से रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि चाइना हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट केसेस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विद द H1N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू इन जायगंसू प्रोविंस। अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। H1N3 is a subtype of influenza, a virus which is commonly known as the bird flu virus. अब इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। इट इज़ ए लो पैथोजेनिक या फिर रिलेटिवली लेस सीवियर, तो उतना ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होता है। स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन पोल्ट्री एंड द रिस्क ऑफ इट स्प्रेडिंग ऑन ए लार्ज स्केल इज़ वेरी लो। अब एनिमल्स की यहाँ पर बात कर रही है। इट कैन स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, तो सांस लेते हैं और उससे जो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे कण छोड़े जाते हैं ना, उसी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होता है, जैसे कि फ्लू और कोरोना के मामले में होता है। तो जो स्ट्रेन है इज़ नॉट ए वेरी कॉमन वायरस। केवल 160 आइसोलेट्स ऑफ द वायरस हैव बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट 40 ईयर। 2018 तक ये बात बताई गई है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज अफेक्टिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स, जैसे कि चिकन्स, टर्कीज, क्वेल्स, गुयाना फाउल, as well as pet bird and wild birds। और यदि हम न्यूज़ की बात करें ना, तो न्यूज़ आई है कोझिकोड से। कोझिकोड इज़ ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ए सस्पेक्टेड बर्ड फ्लू आउटब्रेक हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ए प्राइवेट पोल्ट्री फार्म। तो मुर्गी का कोई प्राइवेट फर्म है जहां पर इसको सस्पेक्ट किया गया है, तो इसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो कोराचुंदू पंचायत की ये बात है। द रिजल्ट ऑफ सैंपल्स सेंट आफ्टर 300 बर्ड्स इन द फार्म वर फाउंड डेड हैव कम आउट पॉजिटिव फॉर बर्ड फ्लू। तो इसके सैंपल सेंड किए गए थे, सैंपल का रिजल्ट आया पॉजिटिव बर्ड फ्लू बीमारी का। इसके बाद वाली न्यूज़ है EV100 स्कीम कह सकते हैं या फिर एक पहल कह सकते हैं। EV100 जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल 100, ये ऐसा स्कीम है जिसके तहत में ऐसी कंपनी को एक मंच पर लाया जाता है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करना चाहती हैं, ठीक है। और 2030 तक इलेक्ट्रिक परिवहन को एक नया चलन बनाने में लगे हुए हैं। इसका यही प्रमुख उद्देश्य है। तो टोटल बात यही है कि EV100 मिशन जो है ग्लोबल इनिशिएटिव है, पूरे विश्व भर में ये काम कर रहा है। ऐसी कंपनीज जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अच्छा काम करना चाहती हैं, वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के चिंतित है, तो ब्रिंगिंग कंपनीज टुगेदर कमिटेड हैं टू स्विचिंग देयर फ्लीट्स। उनका जो भी कामकाज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनको कन्वर्ट करना और इंस्टॉल करना है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एम्प्लॉई एंड कस्टमर बाई 2030 तक ये इसका टारगेट रखा गया है। EV के मेंबर्स आर इंक्रीजिंग डिमांड
influencing policy and driving mass rollout, helping to make electric vehicles more rapidly affordable for everyone. कुछ और जानकारी को यदि हम देखें तो इसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो है 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके सेक्रेटरीट यदि सचिवालय की हम बात करें तो द क्लाइमेट ग्रुप हैज़ ऑफिसेस इन नई दिल्ली, न्यूयॉर्क एंड लंदन। यूरोप ऑफिस की बात यदि हम करें तो 2nd फ्लोर, रिवर साइड बिल्डिंग, कंट्री हॉल, बेलेवड्रे रोड, लंदन में इसका कार्यालय स्थित है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो EV100 इज सपोर्टेड बाय वी मीन बिजनेसेस, क्लाइमेट वर्क फाउंडेशन एंड हाइसिंग सिमंस फाउंडेशन। EV100 लॉन्च इन सितंबर 2017, ये हमें ध्यान में रखना है। और ये जो यदि कवरेज की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है। नेम ऑफ द लीड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द क्लाइमेट ग्रुप। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है हमारे स्टेट की जो कंपनियां हैं वो इस कैंपेन में, इस पहल में शामिल हो जाए, EV100 ड्राइव में। स्टेट टू अर्ज फर्म टू मेक ट्रांजिशन टू EVs बाई 2030 तक सरकार का कहना है कि आप अपनी कंपनीज में जो भी कामकाज कर रहे हो, जो भी व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो फॉसिल फ्यूल पर, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करिए। और इससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप बढ़ावा दीजिए। वीक्स आफ्टर अनवीलिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत ही ये काम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने की है। Maharashtra government on Friday announced its decision to become the first state in the country to join hands with climate groups EV100 campaign। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए यही हो जाती है कि जो महाराष्ट्र है वो पहला स्टेट बन गया है इन द कंट्री टू जॉइन हैंड्स विथ क्लाइमेट ग्रुप्स EV100 campaign। तो ये जो कैंपेन है ना वो किसका है? क्लाइमेट ग्रुप्स है। एक प्रकार से आप इसको NGO की तरह मान सकते हो क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट बेस पर काम करता है, इसी का ये कैंपेन है। तो इसको ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट बन गया है हमारे इंडिया का। इस पहल का जो मेन उद्देश्य है टू मेक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, चाहे माल की ढुलाई हो, चाहे व्यक्तियों का ट्रांसपोर्ट करना हो, वो पूरा काम इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से होना चाहिए बाई 2030 बाई एनकरेजिंग कंपनीज टू स्विच फ्रॉम व्हीकल्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके साथ साथ केवल आपको बस ही नहीं खरीद लेना है बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली, आपको चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंस्टॉल करना है। अब महाराष्ट्र की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है वो ये कहती है कि हमें 25% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लास्ट माइल्स डिलीवरी व्हीकल बाई 2025 तक 25% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। इनका कहना है लास्ट माइल डिलीवरी, एकदम लास्ट पॉइंट तक, वहाँ तक बसें जाना चाहिए, वहाँ तक आपको यूज़ करना है। विथिन 6 months फ्रॉम द डे ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी, ई-कॉमर्स कंपनी, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक प्लेयर एंड मोबिलिटी एग्रीगेटर विल सबमिट EV ट्रांजिशन प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब फिर अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि ई-कॉमर्स की कंपनी हो गई, कुछ डिलीवरी करने वाले लोग हैं, तो ये सारे लोग अब अपनी बात रखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास में। अब जो क्लाइमेट ग्रुप है जिसका ये इनिशिएटिव है, इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट विल एक्ट एज ए ब्रिज, तो ये ब्रिज का काम करेगा बिटवीन प्राइवेट कंपनीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? क्लाइमेट ग्रुप। और अभी यदि हम कुछ आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि फ्लीट्स की यदि हम फर्स्ट स्टडी देखें, द मेजॉरिटी और EVs टुडे आर प्राइवेटली ऑन्ड पैसेंजर व्हीकल्स। ज़्यादातर जो वाहन चल रहे हैं ना वो प्राइवेट प्लेयर के हैं, प्राइवेट लोगों के हैं। वाइल ओनली 11% आर पार्ट ऑफ फ्लीट्स।
इसकी बाद वाली जो न्यूज़ है वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड है। यदि हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो 2017 में पर्सनल या फिर निजी डेटा को सेव करने के संबंध में सिफारिश देने हेतु न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्य वाली जो समिति है उसकी स्थापना की गई थी। बाद में इस समिति ने व्यक्तिगत या फिर निजी डेटा को सुरक्षित करने के संबंध में एक मसौदा भारत सरकार के सामने पेश करा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में निजी डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 को पेश किया था। बाद में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल व्यक्तिगत डेटा की जो प्राइवेसी है उसकी रक्षा करने के लिए और इसके जो रूल्स बनाए गए हैं विनियमों के लिए भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रावधान करता है। तो अब सेफ्टी का काम किसके पास चला गया है? DPAI के पास चला गया, भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण के पास चला गया। संसद में पारित होने से पहले इस बिल की जांच संयुक्त समिति द्वारा की जा रही है। अब इसके कुछ मेन प्रोविजंस है वो हमको देख लेते हैं। जैसे कि ये जो बिल है, गवर्नमेंट भारत में निगमित जो भी कंपनियां हैं, तीसरे नंबर में विदेशी जो कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनी हैं, इनके द्वारा पर्सनल डेटा के संस्करण को कंट्रोल करता है। मतलब ये हो गया गवर्नमेंट यूज़ कर रही है या फिर इंडिया की कोई कंपनी हमारा डेटा को यूज़ कर रही है या फिर फॉरेन की कोई कंपनी हमारे डेटा को यूज़ कर रही है, तो उसको प्रसंस्करण करने, वो जो डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं ना, उसको कंट्रोल अब कौन करेगा? ये कानून के तहत कंट्रोल उसको किया जाएगा। अब इसमें फिड्यूसरी को बढ़ावा दिया गया है। फिड्यूसरी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर व्यक्तिगत डेटा को संग्रहित करने के साधन और उद्देश्यों को तय करने वाला व्यक्ति फिड्यूसरी इकाई या फिर व्यक्ति होता है। ये जो विधेयक है केवल व्यक्तियों द्वारा सहमति प्रदान करने पर ही डेटा के प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। आपको यदि डेटा चाहिए तो व्यक्ति से आपको अनुमति लेने की ज़रूरत है। केवल कुछ विशेष परिस्थिति हैं जिसमें बिना व्यक्ति की सहमति के भी आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो विधेयक है व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, पर्सनल डेटा के मिसयूज़ को रोकने और अनुपालन सुनिश्चित करने और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने का प्रावधान करता है। यदि किसी ने सहमति दे दी है, एग्री हो गया है, तो जो संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा है इसकी प्रोसेसिंग के लिए भारत से बाहर इसको सेंड किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के संवेदनशील व्यक्ति की डाटा को भारत में संग्रहित किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो अब ये जो बिल तैयार किया गया था इसको कमेटी के पास भेज दिया गया था। तो कमेटी का कहना है कि मोर टाइम फॉर रिपोर्ट ऑन डाटा बिल। यदि आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए तो अभी हमें और टाइम दो, ऐसा कमेटी का कहना है। The Joint Parliamentary Committee JPC examining the Personal Data Protection Bill was on Friday given an extension till the winter season of the Parliament to submit its long pending report. 5 members, जिसमें include है Chairperson of the committee मीनाक्षी लेखी, were inducted into the Council of Ministers in the latest round of cabinet reshuffle in the Modi government at the center. और सबसे लास्ट में बात बताई जाती है डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड 1-2 लाइन है। द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या कहता है? ये करेगा, रेगुलेट करेगा उसको, द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स डाटा, हमारे पर्सनल डाटा को ये रेगुलेट करने का काम करेगा बाय द गवर्नमेंट। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा और प्राइवेट कंपनीज करेंगी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है मैग्निस्काई एक्ट के अंतर्गत। ये जो न्यूज़ है हम देख रहे हैं फॉरेन वाले बेस से। इसी एक्ट के तहत यूएस प्रेसिडेंट को पावर है कि वो एक्शन ले सकते हैं। कैसी एक्शन लेंगे? ह्यूमन राइट से रिलेट यदि कहीं पर मिसयूज़ हो रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और करप्शन उसको दिखाई पड़ रहा है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत ना कई सारे सैंक्शन किसी कंट्री पर लगाते हैं। जैसे कि उन्होंने
सैंक्शन लगाया है क्यूबा के ऊपर ओवर क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट, मोर मेजर टू कम वंस बाइडेन। अभी तो इनका कहना है ये केवल शुरुआत है, इसके बाद हम कुछ और मेजर भी अपनाएंगे। अब यदि हम फॉरेन वाले पेज से ही किसी फॉरेन कंट्री का मैप देखना चाहें तो वो क्यूबा है, क्योंकि क्यूबा एक नया देश है और अभी तक हमने इसका मैप नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये किस महाद्वीप में आता है? तो ये आता है दक्षिण साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये आता है। तो ये रहा एकदम छोटे से रूप में क्यूबा। ठीक है, इसकी लोकेशन हमने देख ली है। अटलांटिक ओशियन किस तरफ पड़ता है? इसके अटलांटिक ओशियन पड़ता है इसके पूर्वी वाले साइड पर, और यदि हम इसके दक्षिणी वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन स्थित है क्यूबा के। इसके ऊपर यदि हम जाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट पड़ता है। थोड़ा और भी यदि हम इसको क्लियरली देखें ना तो कैरिबियन सी इसके पड़ेगा साउथ वाले हिस्से में क्यूबा के, और इसके नॉर्थ वाले और जो पूर्वी वाले हिस्सा है इस तरफ पड़ता है अटलांटिक ओशियन। और यदि हम उत्तर और पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको स्थित है। ठीक है, ये है हवाना इसकी कैपिटल। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो विकिपीडिया का सोर्स हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका में बताया गया, उसके पहले एक जो जगह थी, साइट थी, वहाँ पर गूगल में जब सर्च किया गया था तो उसमें साउथ अमेरिका दिखा रहा। तो ये नॉर्थ अमेरिका में इसकी लोकेशन यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, रीजन कैरिबियन सी पड़ता है। लोवेस्ट पॉइंट यहाँ का कैरिबियन सी है और हाईएस्ट पॉइंट है पीको टुर्क्विनो। ठीक है, एरिया के हिसाब से ये 104वें नंबर पर आता है।